1675 से 1725 तक का समय भारतीय इतिहास में बहुत बड़े बदलाव का समय था। औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन साथ ही इसके पतन के शुरुआती संकेत भी दिखने लगे। एक कट्टर मुसलमान औरंगजेब ने दक्षिण की ओर साम्राज्य का विस्तार किया, महंगे अभियानों में लगा रहा, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगाने जैसी उसकी नीतियों ने असंतोष और विद्रोह पैदा किए, खासकर मराठों, सिखों और जाटों में। औरंगजेब के लगभग 5 दशकों के लंबे शासनकाल में साम्राज्य भौगोलिक रूप से विशाल था, लेकिन आंतरिक रूप से तनावग्रस्त था। उसकी सख्त सामाजिक और धार्मिक नीतियों ने, जबकि एक और अधिक इस्लामी राज्य का लक्ष्य रखा था, कई हिंदुओं को अलग थलग कर दिया। इस काल में कई मंदिरों का विनाश हुआ, जिससे मुगल शासन के खिलाफ और नाराजगी बढ़ी। लगातार युद्ध और आंतरिक कलह के कारण साम्राज्य के संसाधन कम पड़ने लगे थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से पतन के दौर में प्रवेश कर गया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और लगातार सिंहासन के लिए लड़ते रहे। एक समय केंद्रीकृत साम्राज्य छोटे छोटे प्रांतों में बंट गया, जिनमें से प्रत्येक स्वायत्तता के लिए होड़ कर रहा था। इस अस्थिरता ने नई शक्तियों के उदय और मुगल प्रभुत्व को चुनौती देने का मार्ग प्रशस्त किया। मुगल साम्राज्य के पतन के भारतीय उपमहाद्वीप के लिए दूरगामी परिणाम हुए। इसने एक शक्ति शून्य पैदा किया, जिसे विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों ने भरने की कोशिश की, जिससे तीव्र संघर्ष और परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। इस युग ने मुगलों के लिए एक युग का अंत किया और भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। जब मुगल साम्राज्य संघर्ष कर रहा था, शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा संघ पश्चिमी भारत में एक दुर्बल शक्ति के रूप में उभरा। एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार शिवाजी ने मुगल सत्ता को चुनौती दी और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। उनकी छापामार युद्ध की रणनीति मुगलों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी साबित हुई, जिससे दक्कन पर उनकी पकड़ कमजोर हो गई। 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना का प्रतीक था। उनके शासनकाल में एक मजबूत सेना और एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ। उन्होंने मराठी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया और स्थानीय रीति रिवाजों को बढ़ावा दिया, जिससे एक विशिष्ट मराठा पहचान का विकास हुआ। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का विस्तार पेशवाओं के अधीन जारी रहा, जिन्होंने प्रधानमंत्रियों के रूप में कार्य किया। इन कुशल प्रशासकों और सैन्य कमांडरों ने मध्य और पश्चिमी भारत पर मराठों की पकड़ को और मजबूत किया। पेशवाओं, विशेष रूप से बाजीराव प्रथम ने उत्तर की ओर मराठा क्षेत्रों का विस्तार किया, यहाँ तक कि मुगल राजधानी दिल्ली को भी चुनौती दी। मराठों के उदय ने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को काफी प्रभावित किया। वे एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे, जिसने देश के बड़े हिस्से में मुगल प्रभुत्व को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। उनकी सफलता ने अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को प्रेरित किया और 18वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर पश्चिमी भारत में सिखों का एक शक्तिशाली बल के रूप में उदय हुआ। औरंगजेब के शासन में उत्पीड़न का सामना करते हुए सिख अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में तेजी से उग्र होते गए। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। 1675 में औरंगजेब द्वारा उनकी हत्या ने सिखों के अपने धर्म और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के संकल्प को और बल दिया। 10वें और अंतिम मानव गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को एक योद्धा समुदाय में बदल दिया। 1699 में उन्होंने खालसा की स्थापना की, जो दीक्षित सिखों का एक क्रम था जो आचार संहिता से बंधे थे। खालसा ने युद्ध के मूल्यों पर जोर दिया, आत्मरक्षा और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध को बढ़ावा दिया। गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में और बाद में बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिख मुगलों के खिलाफ भयंकर युद्ध में लगे रहे। उन्होंने पंजाब में महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इस क्षेत्र में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित की। समानता और सामाजिक न्याय पर जोर देने वाले सिख धर्म ने अनुयायियों को आकर्षित करना जारी रखा, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हुई। सिखों के सशक्तिकरण ने उत्तर पश्चिमी भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। वे एक प्रमुख शक्ति बन गए, मुगल सत्ता को चुनौती देते हुए, और महाराजा रणजीत सिंह के अधीन भविष्य के सिख साम्राज्य की नींव रखी। 1675 से 1725 की अवधि में भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव भी बढ़ता देखा गया।
1600 में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे उपमहाद्वीप में पैर जमा लिया। शुरुआत में व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया। उस समय की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया। फ्रांसीसी और डच भी सत्ता के लिए होड़ कर रहे थे, व्यापारिक चौकियां स्थापित कर रहे थे और स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन कर रहे थे। पुर्तगालियों ने हालांकि अपने चरम काल को पार कर लिया था, गोवा और अन्य तटीय क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। व्यापार और महत्वाकांक्षा से प्रेरित इस बढ़ती यूरोपीय उपस्थिति का भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। जबकि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और नई शक्तियां वो उभरी, कई क्षेत्रीय राज्यों ने राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजपूत हालांकि कमजोर हो गए थे, राजस्थान में एक महत्वपूर्ण शक्ति बने रहे। वे अक्सर एक नाजुक खेल खेलते थे, कभी मुगलों के साथ गठबंधन करते थे और कभी उनका विरोध करते थे। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण मैसूर, हैदराबाद और त्रावणकोर जैसे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों ने उस समय की जटिल राजनीतिक गतिशीलता में नेविगेट करते हुए क्षेत्रीय संस्कृतियों और परंपराओं को बढ़ावा दिया। इस अवधि में कला, वास्तुकला और साहित्य का विकास हुआ, जो इन राज्यों की अनूठी पहचान को दर्शाता है।